मेरा नाम सलीम है। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता था। हमारी फैमिली में कुल 12 लोग थे और मेरे घर में माँ का नहीं बल्कि मेरी बहन और मेरे बाप का हुक्म चलता था। मेरी बहन मेरे बाप की लाडली थी और मेरे बाप को मेरी बहन के अलावा घर में जैसे कोई नजर ही नहीं आता था। मेरी माँ उस घर में सिर्फ काम करने वाली एक नौकरानी थी। हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। वो भी मुझे पसंद करती थी और हम फोन पर बात भी किया करते थे। उसका नाम सादिया था। उससे बातें करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे साथ एक अलग घर बसाना चाहती है और उसने शादी से पहले ही मुझे ये बात भी बता दी थी कि वो मेरे साथ अलग रहना चाहती है। मैं जानता था कि ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने उससे झूठ बोला कि मैं तुम्हें शादी के 1-1.5 साल बाद अलग घर ले दूंगा। तुम बस 1-1.5 साल किसी तरह गुजार लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं शक्लो सूरत में भी इतना हसीन नहीं था, जबकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। हमारे घर वाले भी इस शादी के लिए राजी इसी बात पर हुए कि वो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आ रही थी और मेरे वालिद साहब और मेरी बहन एक निहायत ही लालची इंसान थे। इसलिए उसने मेरे वालिद साहब से कहा कि हमारे घर में इतना सामान आ रहा है, अगर साथ एक लड़की भी आ जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लगे हाथों सामान भी मिल जाएगा और नौकरानी भी, क्योंकि अब अम्मी से काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई हैं और मैं घर के काम कर नहीं सकती। ये सारी बातें मेरे सामने ही हुई थी। मैं उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि ये लोग किसी तरह मेरी शादी करवा दें, क्योंकि हमारा खानदानी कारोबार भी इकट्ठा था और मेरे हाथ में अपना कुछ भी नहीं था। मैं बस दिन के 1000-1500 ही बनाता था, और वो भी जिस दिन मेरी किस्मत अच्छी हो तब। हालात बिल्कुल ही उल्टी तरफ जा रहे थे। ये लोग मुझे कभी भी अलग नहीं होने देंगे, इस बात का मुझे पहले ही पता था। फिर भी मैंने सादिया से झूठ बोला। सादिया को नहीं पता था, क्योंकि उसे सिर्फ इस घर के कामों के लिए ही लेकर आ रहे थे। मैंने उसे यही कहा था कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत खुले दिमाग के लोग हैं, मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें एक सहेली मिल जाएगी। मैंने सारे झूठ बोले थे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करता। मैं सादिया से मोहब्बत करता था और उसे हासिल करने के लिए उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वो ही किया। मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और उसके हाथ में हुनर भी था। वो पैसे भी कमा सकती थी। मेरे साथ मुझे एक ऐसी ही हमसफर चाहिए थी। मुझे ऐसी औरत ना चाहिए थी जो घर में बैठकर बस बच्चे पैदा करती रहे और उनको पालती रहे। मैं जमाने की सर्द और गर्म को सिर्फ अकेले ही बर्दाश्त करता रहूं, लेकिन मेरे माँ बाप को सादिया से कुछ और ही उम्मीदें थीं। उनको बस एक नौकरानी चाहिए थी जो चुपचाप घर के काम करे और अपने साथ इतना सामान लेकर आए कि लोग सामान को देखें तो उन पर रश करें। करते कराते हमारी शादी हो गई। सादिया अपने साथ बहुत सा सामान लेकर आई। कुछ सामान हमारे घर में रखा गया और कुछ सामान मेरी बहन ने अपने कमरे में रख लिया। सादिया ने इस बात पर एतराज किया तो मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि 1-1.5 साल बाद तो हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सामान हमने इससे वापस ले लेना है, तब तक अगर वो इस्तेमाल कर लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर वालों ने हमें जानबूझकर सबसे छोटा कमरा दिया, जिसमें सिर्फ एक बेड और सिंगार मेज ही आ सका था। सादिया के जहेज का सारा सामान पूरे घर में बांट दिया गया। सोफा सेट को बैठक में रख दिया गया, जबकि हमारी बैठक बिल्कुल खाली थी। किचन का सामान किचन में चला गया। अलमारी, शोकेस और एलईडी वगैरह मेरी बहन के कमरे में चली गई। हमारे कमरे में बस एक बेड और सिंगार मेज ही था। उसके बाद कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो इस घर में सादिया पर ना हुआ हो। उसे सारे घर का काम करवाया जाता और खाने को भी उसे कुछ ना दिया जाता। वो सबका बच्चा कुचा खाती। वो एक बहादुर लड़की थी। बुराई होती देखते ही उसे एहसास हो जाता था कि ये गलत हो रहा है, पर मेरे पास उसकी सारी शिकायतों का एक ही जवाब था कि 1-1.5 साल की बात है, फिर हमने कौन सा यहाँ रहना है। इस घर में उसके साथ हर तरह की नाइंसाफी हुई। जो चीजें उसे तोहफे में शादी पर मेरे घर वालों ने दी थी, बाद में वो भी उससे वापस ले ली गई थी। मेरी बहन उसे बहुत सताती थी, ताने देती थी। मेरे अब्बू भी बातों बातों में उसे बहुत बुरी बातें कह जाते, पर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। वो 1-1.5 साल तक सब्र और शुक्र से वहां रहती रही। सबकी बातें ये सोचकर मानती रही कि बस थोड़े ही दिन बाकी हैं,
1.5 नहीं बल्कि 2 साल गुजर गए और मेरे हाथ में अभी भी कुछ नहीं था। मैं दरअसल उसे कभी अलग कर ही नहीं सकता था। मेरा अपना कोई कारोबार नहीं था और अगर मैं ऐसा करता तो मेरे वालिद साहब मुझसे मेरी दुकान भी ले लेते। मेरे हाथ में कुछ भी ना रहता और ये बात मैंने सादिया को नहीं बताई थी और अब शायद वो ये बात भांप गई थी और अब हमारे झगड़े शुरू हो गए। रोज हमारी बहस होती। वो कहती मुझे यहाँ से निकालो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। उसने मुझे एक दिन ये भी बताया था कि मेरे से छोटे वाले भाई ने उसको एक अजीब सी बात कही है। उसने उसे कहा है कि मेरी टांगों की मालिश कर दो। सादिया ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया पर वो जानती थी कि वो मजाक नहीं कर रहा था। ये बात सादिया ने मुझे बताई तो मैंने कह दिया कि वो मजाक कर रहा होगा, तुम ये बात दिल पर मत लो। पर मैं नहीं जानता था कि इस बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। एक दिन हम सब लोग घर से बाहर थे। सारा खानदान मेरे मामू की शादी में गया हुआ था और मैंने और सादिया ने भी जाना था पर मेरे कुछ काम थे इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं दोपहर तक काम कर लूं, फिर शाम तक हम भी गांव चले जाएंगे। और अगले दिन शादी थी। मैं अपने काम से लेट हो गया और जब वापस आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सादिया कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसके साथ गलतकारी की है। मैं हैरान परेशान रह गया और मैंने अपने उसी भाई को घर से निकलते हुए देखा था जिसने पहले सादिया पर बुरी नजर डाली थी। पर अभी मैं उसे अस्पताल ले गया। मुझे उसे संभालना था। मैं उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने भी यही कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई है। जब हम वापस आए तो घर वाले भी शादी से फारिग होकर आ चुके थे। सादिया ने घर आते ही शोर डाल दिया कि असद ने मेरे साथ बुरा किया है। मैं घर में अकेली थी और वो घर आ गया और मुझे पानी का गिलास लाने का बहाना करके अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ वो सब किया। अब्बू ने असद को एक थप्पड़ मारा और मैंने भी उससे 2-4 थप्पड़ लगाए पर ये उसके गुनाह की सजा नहीं थी। सबने सादिया को तसल्ली दी, समझाया। मेरी बहन और मेरी अम्मी ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे, बस ये बात तुम अपने घर वालों या खानदान में कभी किसी को ना बताना। सादिया दिन रात रोती थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी, वो टूट चुकी थी। उसे देखकर मेरा दिल भी मुंह को आता था। आखिर उस जलील इंसान ने क्यों मेरी सादिया के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। मैं अपनी बीवी को साथ रखने के लिए उससे झूठ बोलता था क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे मेरी बीवी की फिक्र नहीं थी। मेरा खून खौल रहा था। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करने वालों को माफ कैसे कर सकता था। पर वो मेरा भाई था और भाई भी ऐसा जो मेरी माँ का बहुत लाडला था। ये मुझसे दूसरे नंबर पे था और बचपन में इसको बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से इसको झटके लगते थे। ये बीमारी की वजह से सबका लाडला बन गया। अल्लाह करता कि ये उसी वक्त मर जाता तो आज ये मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ ना कर सकता। लेकिन अब मैं उसको जान से तो नहीं मार सकता था, कुछ भी नहीं कह सकता था। जो मैंने उसे 2-4 थप्पड़ लगाए तो उस पे भी बाद में मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अम्मी को कहा कि क्या उसने अच्छा किया है। अम्मी खामोश हो गईं। अम्मी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरी माँ ने तो खुद ही रोना शुरू कर दिया। अजीब से हालात थे। वक्त तो जैसे गुजर ही नहीं रहा था। कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। शायद थोड़ा वक्त गुजर जाता तो सादिया भी ये सब कुछ भूल जाती। सादिया 5 दिन से खामोश थी, सिर्फ रोती रहती थी और वो बोली तो सिर्फ इतना कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरा मुजरिम मेरी ही आंखों के सामने दंदनाता फिर रहा हो। मेरी सादिया से बहस हो गई। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे अलग नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर मैंने ये बात कह डाली तो जो है वो भी नहीं रहेगा। वो हैरान रह गई और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी के साथ इस घर में तुम्हारे भाई ने ज्यादती की है और तुम फिर भी मुझे इस घर में रखोगे। अरे सारे खानदान को इकट्ठा करो और इनसे कहो कि वो फैसला करें कि अब क्या करना है। मैं बेबस था और मजबूर भी। मैंने सादिया को कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, सारे खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल भी नहीं सकता। जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो और पहले की तरह रहो। ये जिंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है कि जिसमें तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
اگر میں نے اپنے بھائی کے خلاف بات کی تو ہمیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا، کاروبار سے نکال دیا جائے گا، میں ایک ساتھ ہی سب کچھ کیسے کروں گا؟ تم ہی بتاؤ، نہ میرے ہاتھ میں کاروبار رہے گا نہ ہی گھر، تمہیں کیا میں سڑک پہ رکھوں گا؟ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ زندگی ہے، انسان کو تو اپنی اولاد کے قاتل کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے، گھر میں نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے لیکن معاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ سعدیہ پھٹی آنکھوں سے میری شکل دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ اس کا مطلب تم پہلے دن سے مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، مجھے لارے دے رہے تھے، تم مجھے کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہو، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ وہ اچانک سے اس موضوع پر خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی بھی شکایت کرنا چھوڑ دی، وہ گھر کے کام کرتی اور مجھ سے بات بھی کرتی، میرے بھی سارے کام کرتی، کپڑے استری کر دیتی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، لیکن کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کچھ پوچھ لیتا تو ہوں ہاں کر کے اس کا جواب دے دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی خاموشی نارمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عورت خوش ہوتی ہے تو اس کی زبان پہ قابو نہیں رہتا، وہ بولتی ہے، اپنے پرانے واقعات قصے سناتی ہے، ہنستی مسکراتی ہے، اور جب خاموش ہوتی ہے تو ضرور اس کے دل میں کوئی دکھ ہوتا ہے۔ میری سعدیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ کچھ دن ایسے ہی خاموش رہی، پھر ایک رات جیسے طوفان آ گیا ہو۔ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنی جگہ پر نہیں تھی، سوچا وہ پانی پینے گئی ہوگی، پر وہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی تو میں اسے تلاش کرنے نکل پڑا۔ وہ کچن میں نہیں تھی، پر رات کے اس پہر وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں واپس کمرے میں آیا تو حیران رہ گیا، میری بیوی اپنی جگہ پر سکون سے لیٹی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھا کہ تم ابھی کہاں گئی تھی؟ تو وہ بنا میری طرف دیکھے بولی، پانی پینے کو کچن تک گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ یہ جھوٹ تھا اور میری بیوی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ پھر آج اس جھوٹ کی وجہ کیا تھی اور وہ رات کے اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں ساری رات نہیں سو سکا اور صبح ہوتے ہی سعدیہ نے تمام گھر والوں کو جمع کر لیا، یہ کہہ کر کہ اسے سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور جب اس نے وہ بات بتائی تو تمام گھر والے حیران رہ گئے اور میرے قدموں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سعدیہ نے ہم سب کو ایک کمرے میں بلایا اور کہا کہ اسے مجھ سے طلاق چاہیے۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، ہماری محبت کی شادی تھی، اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گی، اور جس طرح اس نے کہا تھا وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، جیسے فیصلہ کر چکی ہو۔ سب لوگ اسے سمجھانے لگے، پر اس نے کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، اگر اس نے مجھے طلاق نہ دی تو میں خلا لے لوں گی، اسے کورٹ میں لے جاؤں گی اور بہت بے عزتی ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ یہ 3 لفظ بول کر مجھے آزاد کر دے، گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے گی۔ 3-4 دن ہم لوگ اس بات پر بحث کرتے رہے، میں نے سعدیہ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، پر اب جیسے وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے گھر کی کوئی شکایت کرتی تھی تو میں اسے باتوں کے جال میں الجھا کر سمجھا دیتا تھا کہ بس ہم تو یہاں پر مہمان ہیں، برداشت کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسی طرح میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، پر وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو آنسو آ رہے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی دکھ تھا، یعنی وہ یہ سب کچھ اپنی پوری مرضی سے کر رہی تھی، اسے اس سب پہ کوئی بھی ملال نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ کو اپنے دل سے نکال دے تو پھر آپ کو دی ہوئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی شاید یہی معاملہ ہوا تھا کہ میں اس عورت کے دل سے اتر گیا تھا جس نے محبت میں میرے لیے اتنی ساری قربانیاں دی تھیں، اور دل سے اترے ہوئے شخص کی جگہ تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی کہ آخر وہ یہی چاہتی تھی، لو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ صبح ہوئی تو میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، میری محبت، میری بیوی، میری زندگی سے سب نکل چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی اسی گھر میں تھی اور اپنا سامان باندھ رہی تھی، ظاہر ہے اب اس نے اس گھر میں کیوں رہنا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی، پر حیرانگی مجھے تب ہوئی جب اس نے یہ بات بتائی کہ میں اس گھر میں رہوں گی، پر تمہاری بیوی بن کر نہیں۔ اس نے مجھے اتنا کہا اور گھر سے چلی گئی۔ 4.5 مہینے گزر گئے
इस बीच सादिया ने मुझसे या मेरे घर वालों में से किसी से भी कोई राब्ता नहीं किया। उसने अपना सामान भी वापस नहीं मंगवाया था। मेरे अब्बू और बहन तो इसी बात पर खुश बैठे थे कि सामान अभी तक घर में है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग हैरान रह गए। एक दिन असद और सादिया घर में दाखिल हुए। सादिया ने लाल रंग का जोड़ा पहना था और असद ने उसका हाथ थामा हुआ था। मालूम होता था कि दोनों निकाह करके आ रहे थे। मेरे तो जैसे कदमों तले से जमीन निकल गई। असद ने घर में आते ही ऐलान किया कि ये अब मेरी बीवी है और मेरे साथ रहेगी। मैं पत्थर का बन गया था और असद की तरफ बढ़ा। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, पर उसने मेरा हाथ रोक दिया। मैं सादिया की तरफ बढ़ा कि उसका गला दबा दूं, पर उसने मुझे पकड़कर एक तरफ धक्का दे दिया और कहा कि तुम जैसे बुज़दिल मर्द औरत के हकदार हो ही नहीं सकते। सादिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये आम को खास करने चली थी। तुम कभी इसके काबिल थे ही नहीं। अब ये मेरी बीवी है और कोई इसकी तरफ बढ़ेगा, ये इसको जरा सी भी आंच पहुंचाएगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सब हैरानो परेशान रह गए कि आखिर ये सब हो क्या गया था। असद ने मेरी बहन और मेरे अब्बू को साफ कह दिया कि आपने जितनी चालाकी करनी थी कर चुके। अब अगर किसी ने इसे कोई ताना दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं। असद ने सादिया का सारा सामान अपने कमरे में किसी तरह रख लिया। उसने मेरी बहन से सादिया की सारी चीजें वापस ले ली, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जो उसने सादिया के सूटकेस से निकालकर इस्तेमाल किए हुए थे। इस्तेमाल की हुई चीजें सादिया को वापस नहीं की, बल्कि जाकर खैरात कर दी, पर मेरी बहन की दस्त रस्त में भी नहीं रहने दी। सारा घर हैरान था कि आखिर ये क्या हो गया है, और सादिया को किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे कि असद जज्बाती इंसान है। असद की नौकरी लग चुकी थी, उसके पास बहुत पैसे थे। उसने घर में अपना हिस्सा मांगा और इस हिस्से को अलग करके वहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया। 3-4 माह में ही घर तैयार हो गया और असद वहाँ पर शिफ्ट हो गया। दीवार एक थी, इस पार से उनकी आवाजें आया करती थीं। सादिया बहुत खुश थी। वो लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, देर रात तक टीवी पर फिल्में देखते थे, जबकि इस घर में टीवी चलाने की इजाजत नहीं थी। हर दूसरे दिन असद और सादिया घर से बाहर जा रहे होते थे, जबकि मैं सादिया को कभी भी सैर पर नहीं लेकर गया था, क्योंकि ये बात मेरे वालिद साहब को बुरी लगती थी। एक दिन सब घर वाले घर से बाहर थे और मैं सादिया के घर चला गया। वो मुझे देखकर जरा भी नहीं घबराई और अपने काम में लगी रही। कहने लगी कि मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता था। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि एक कमजोर मर्द हो तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, मुझे धोखा दिया, हर बात पर मुझसे झूठ बोलते रहे, मेरे लिए एक कदम ना बढ़ा सके, किसी से मेरे लिए ना लड़ सके, यहाँ तक कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। ऐसे नहीं होते असली मर्द। शोहर तो अपनी बीवियों के लिए जान भी दे देते हैं, और तुम मेरे लिए एक कदम नहीं बढ़ा सके। तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सके जो तुम्हारे भाई ने मेरे लिए किया है। मेरे भाई ने तुम्हारी इज्जत भी तो लूटी थी और तुमने उस शख्स से शादी कर ली जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी थी और मुझे छोड़ दिया, जो तुम्हें इज्जत से निकाह करके अपने साथ लाया था। ये कैसा इंसाफ किया तुमने। तो तुम मुझे इज्जत से निकाह करके लाए थे, तो मैंने भी अपना सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कुर्बान किया। एक कमरे की कैदी बनकर रह गई, ना कहीं आना ना कहीं जाना। तुमने मेरी सलाहियतों को दबाना शुरू कर दिया। आखिर तक मैंने तुम्हारा साथ देने की बहुत कोशिश की, पर जब तुम मेरी इज्जत के लिए भी नहीं बोले, तो फिर मैंने असद के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया। उसने मेरी इज्जत नहीं लूटी थी, उसने सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मुझसे वादा किया था कि वो तुम जैसा नहीं है और मैं तुम जैसे मर्द के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करूं। और मैंने उसे कमरे से निकाल दिया था, पर फिर उसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, क्योंकि मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि तुम एक कमजोर मर्द हो जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। असद मुझे पसंद करता था। उसने मुझसे जो वादे किए वो सब पूरे किए। आज मैं इज्जत से उसकी बीवी बनकर रह रही हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें चुना था, जबकि तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। मेरे कदमों से जमीन निकल गई ये जानकर कि मेरी बीवी और मेरे भाई ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बनाया था। मुझे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था।
سب کو یہ بات بتائی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں اپنے گھر سے دور چلا گیا اور اب دبئی میں رہتا ہوں۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے ہنستے مسکراتے پھر رہے ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس سب میں گنہگار تھا یا میری بیوی، وہ قصوروار تھی یا میں۔ یہ فیصلہ آپ کریں کہ آخر غلطی کس کی تھی۔ کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا۔